हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वीडियो लेकर। बेसिकली एग्ज़ाम डेट आ गई है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, अच्छे से आपने जो भी सिलेबस है कवर कर लिया होगा। इसी के लिए आज हम लास्ट मिनट में जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के, उन्हीं सेशन को उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के डिज़ाइन और क्वेश्चन के पैटर्न आप समझ सकें और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, या अगर रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कुछ और डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर कर एक आपको तसल्ली हो जाती है कि आपके टॉपिक रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या किस तरीके से हाल ही में यूजीसी पेपर डिज़ाइन कर रहा है। तो इसके लिए हम अपनी सेशन की पार्ट 3 सीरीज़ लेकर आए हैं आज यहाँ पर क्वेश्चन सेशन की, जो कि आपका दिसंबर 2022 रिलेटेड है, जो कि आपका मार्च में हुआ था। तो उसी से रिलेटेड आज हमने इसके अंदर क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपसे दिसंबर 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, आज हम उन पे तैयारी करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल। कलेक्शन डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली कलेक्शन डेवलपमेंट यानी कि बुक सेलेक्शन, लाइब्रेरी में जितना भी कलेक्शन है उसको डेवलप करना, सेलेक्ट करके, तो वो किन प्रिंसिपल्स पे प्रोवाइड होता है या किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है यूनिट 6 का टॉपिक 2 में से, जहाँ पर आपको बुक सेलेक्शन टूल्स और प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल या एक कोटेशन आई हुई है। आइए बढ़ते हैं कि कौन सी कोटेशन पूछ रहे हैं, कौन सा प्रिंसिपल वो पूछ रहे हैं। तो बात करते हैं कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल की, दैट इज द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आपको लाइब्रेरी के अंदर रखना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करें एट लीस्ट कॉस्ट। जितना न्यूनतम, जितना कम उसकी लागत हो, उतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हम उसमें प्रोवाइड कर सके, बट उसकी लागत क्या हो, कम हो। तो ये प्रिंसिपल, ये कोटेशन किसकी है या किसने इसको दिया है? आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन इस एसोसिएट या इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से एसोसिएट है। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है आपका मैककॉल्विन, सेकेंड इज रंगनाथन, थर्ड इज मेविल डिवे एंड फोर्थ इज ड्यूरी। तो बेसिकली इन सब ने ही प्रिंसिपल्स दिए थे। ड्यूरी का प्रिंसिपल अलग है, रंगनाथन का अलग है, मेविल डिवे का एंड मैककॉल्विन का अलग है। ठीक है, ऑल प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल की, ये किसने दिया था कि बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट, दैट इज गिवन बाय मेलविल डिवे। मेलविल डिवे ने ये कोटेशन प्रोवाइड की थी इन कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल के अंदर, सो दैट अगर ये कोटेशन भी पूछी जाती है, जैसे अगर हम ऑप्शन की अकॉर्डिंगली बात करें कि रेफरेंस सर्विस रिलेटेड राइट डॉक्यूमेंटेशन राइट रीडर को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, इन अ राइट पर्सनल वे में मिलना चाहिए, तो ये जो कोटेशन है दैट इज गिवन बाय एस आर रंगनाथन। सिमिलरली ये जो कोटेशन एंड प्रिंसिपल है ये दिया गया था बाय मेलविल डिवे। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ों पर क्वेश्चन डेवलप किया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिकली प्रिंसिपल उठा के दिया है और पूछा गया है कि ये प्रिंसिपल किसने दिया है। आने वाले टाइम पे या जो भी अब आपका नेक्स्ट पेपर अटैम्प्ट जो आप देंगे उसके अंदर यही चीज़ पूछी जा सकती है, पर किसी और के प्रिंसिपल के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं कि एक टाइम पे एक प्रिंसिपल पूछा गया, बाकी सबके प्रिंसिपल भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज योर सी इज सी यहाँ पे बात कर रहे हैं ABCD वाली सी की नहीं, इट्स योर
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अगर बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ हैं या उनको पता है तो वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे सी लैंग्वेज की बात की जा रही है, जो कि कोई नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आप लोगों ने यूनिट 7 में पढ़ा होगा, यूनिट 7 का पार्ट है ये, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हम बेसिकली कोडिंग या एप्स डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, चाहे वो XML हो या फोर्ट्रान हो, बेसिक हो, सी हो, C++ हो, जावा हो, ओरेकल हो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसमें दी गई है। पर यहाँ पे हमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया है वो सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। आगे हम पढ़ते हैं, सी का हमें पता चल गया, सी इज़ अ डैश टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये आगे बता भी रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, बट वो उसका टाइप पूछना चाह रहे हैं कि ये किस टाइप की लैंग्वेज है, क्योंकि हर लैंग्वेजेस का अपना पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है, अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो किस अकॉर्डिंगली है, या किस अकॉर्डिंगली किस टाइप को डिफ्रेंशिएट कर रही है या प्रोवाइड कर रही है। अब अपने ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज। बिजनेस लैंग्वेज यानी कि कंपनी रिलेटेड, मीटिंग्स रिलेटेड ये लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर ही दिया गया है हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर में कोडिंग फंक्शनिंग के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ नॉट कंसीडर एज बिजनेस लैंग्वेज। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज भी ये नहीं है, जो कि हम डिफरेंट साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं, जो कि जर्नली यूज़ किया जाता है अगर हम कोई साइंटिफिक डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है कोडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कोड करने के लिए जो लैंग्वेजेस की यूज़ की जाती है। यहाँ पर आके आपकी सुई अटक जाती है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज या नॉन प्रोसीजरल में से एक इसका आंसर होगा। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस इसका पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से कोडिंग या फिर कमांड्स को सेक्रिएट करेंगे या उसको एग्रीगेट करेंगे, जो भी बनानी है आपको पर्टिकुलर ऐप्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन ए, which is procedural language. C is a type of procedural language of high level language. Okay? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन 3 की, तो दैट इज रिलेटेड टू बिग डाटा। बिग डाटा पहले जो टर्म थी दैट इज रिलेटेड टू डाटा साइंस या फिर अनदर एस्पेक्ट्स के अंदर जो टर्म्स हैं उससे रिलेटेड ये टर्म पूछी जाती है, दैट इज योर बिग डाटा या डाटा साइंस। ठीक है, यहाँ पर अब लाइब्रेरी साइंस के अंदर जब से डिजिटली इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज आई हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज, हाइब्रिड लाइब्रेरीज आ रही हैं, तो साथ के साथ सिलेबस भी आपका बढ़ रहा है। तो अब हमारे सिलेबस के अंदर डाटा माइनिंग, डाटा साइंसेस एंड आपका डाटा आर्किटेक्चर, बिग डाटा, माइनिंग डाटा, डाटा माइनिंग के अंदर एंड आपका जो वर्चुअल डाटाज होते हैं, ठीक है, वो सारा इसका पार्ट है। लिंक डाटा भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। ऑन्टोलॉजी भी अब आपका लाइब्रेरी साइंस का पार्ट हो गया है। तो दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू योर यूनिट 8। ठीक है, यूनिट 8 रिलेटेड टॉपिक है ये, दैट इज यूनिट 8। ठीक है, अब क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहले तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट से लिया गया है, तो सेट अब जब हमें पता रहता है कि हाँ ये यहाँ से लिया गया है, तो वही एस्पेक्ट्स हमारे दिमाग में रहते हैं कि इनके आंसर उसी यूनिट के अंदर से स्ट्रक्चराइज किए गए होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द वी यहाँ पे एक टर्म डिनोट हो रही है जो बिग डाटा के अंदर 5 वैल्यूज़ को या 5 वी को डिफ्रेंशिएट करता है। उस 5 मी से मिलके बिग डाटा के कंपोनेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो विच ऑफ द वी, इनमें से कौन सा वी
in big data is essential to have ways to detecting and correcting any false, incorrect and incomplete data। ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि बिग डाटा के अंदर ऐसा कौन सा वी वाला जो डिस्क्रिप्शन है या फिर वी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा वी है जो कि डाटा में इनकरेक्शंस या डिटेक्ट करता है उसके एरर्स को और उनको सही करता है, फॉल्स या इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डाटा को शो नहीं करता है। तो वो कौन सा वी है? ऑप्शन की बात करें, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू। ठीक है, बेसिकली 5P है इसके अंदर, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सब 5 V's जो हैं वो अपना अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट वैरायटी में क्या हो जाता है कि कितने टाइप्स की वैरायटी का डाटा है, वो टाइप्स या उसका साइज मेंटेन करता है। वॉल्यूम के अंदर भी साइज रिलेटेड डाटा आता है, वेलोसिटी के अंदर भी आता है कि वो किस तरीके से कंक्लूड किया जा रहा है, वैल्यू क्या क्या चीज़ उसके अंदर डाली जा रही है उस चीज़ के रिलेटेड वैल्यू आता है, एंड वेरासिटी क्या करता है, आपके डाटा को एक्यूरेट करने का काम करता है। इट प्रोवाइड या इट प्रिवेंट्स ऑल एरर्स, जो भी एरर्स डाटा के अंदर है उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और आपको सही यानी कि एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करना वेरासिटी का काम होता है। तो यहाँ पे जो वी की बात हो रही है जो कि काम करता है आपका डिटेक्टिंग करने को, करेक्टिंग करने को, फॉल्स, इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट डाटा को, दैट इज वेरासिटी। वेरासिटी इसका आंसर होगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी से रिलेटेड जैसे आप जो आपका पेपर होने वाला है उसमें लिंक डाटा पूछ सकते हैं, डाटा माइनिंग पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि बिग डाटा का इसमें पूछा गया है। क्या पता इस बार अगली बार आपको दूसरे वी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 आ रहा है, विच स्टैंडर्ड फॉर डाटा हैंडलिंग एंड इंटरचेंज इज यूज फॉर स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि स्ट्रक्चर, बिल्कुल जो करेक्ट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रिपेयर रहते हैं उनको इंटरचेंज करने के लिए एंड उनकी डाटा हैंडलिंग के लिए आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हो। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वो आप अच्छे से जान लीजिए। बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स, और उसके अंदर स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है डाटा हैंडलिंग और इंटरचेंज के लिए। फिर हम अपने ऑप्शन की तरफ बढ़े, अगर PDF फर्स्ट, XML, JPEG, GIFs। ठीक है, मूविंग इमेजेस, GIF आप लोग आजकल काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, मूविंग इमेजेस की छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, दैट इज़ GIF। ठीक है, वो इसके अंदर होती है। JPEG इट्स योर इमेज स्टैंडर्ड, इमेजेस जो आपकी भेजी जाती है वो ज़्यादातर इसमें भेजी जाती है। XML आपका लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसमें आपका डाटा स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट इज योर PDF है आपका, जब स्ट्रक्चर डाटा बना दो तो किसी और को आपको डॉक्यूमेंट एक साथ सेंड करने हैं तो आप PDF फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट इंटरचेंज के लिए यूज़ करते हो। आपको किसी को सेंड करना हो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा तो आप PDF के थ्रू सेंड कर देते हो। ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, बट चारों आंसर तो नहीं हो सकते, कोई एक ही हमें इनमें से चुनना है। फिर हम एक बार अपनी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि विच स्टैंडर्ड फॉर डाटा हैंडलिंग एंड इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग की यहाँ पे बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की तो PDF भी हो सकता है। फॉर स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की बात आ रही है तो यहाँ पे इमेज और इमेज स्टैंडर्ड्स कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर इमेज डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट, नॉट सॉरी ओनली फॉर इमेज। ठीक है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं कर सकते। बच्चे हमारे पास PDF XML, ठीक है, PDF XML में से भी एक होगा। PDF में आप डॉक्यूमेंट इंटरचेंज तो कर सकते हो पर डाटा हैंडलिंग का ये ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता। दैट इज गिवन, आप जो चेंजेस करते हो, हैंडल करते हो उसको, दैट इज डन बाय XML लैंग्वेजेस। तो ये जो दोनों टास्क इसके अंदर दिए गए थे वो XML स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही चेंज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और इंटरचेंज कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे आपका PDF नहीं होगा, आंसर होगा XML। XML जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नीचे अगर हम जाते हैं, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न आर अरेंज एट डैश कॉर्नर्स ऑफ QR कोड। QR कोड जो आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड होते हैं, यूनिट 8 का ये टॉपिक आ रहा है। यूनिट 8 में हमने बहुत सारे जो ये बारकोड स्कैनर्स होते हैं जो आजकल यूज़ हो रहा है लाइब्रेरी के अंदर डिजिटली वे में, बारकोड्स हो गए, QR कोड्स हो गए इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए या स्टोरेज के लिए, बायोमेट्रिक हो गया, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, RFID हो गया, उसी के अंदर जो टर्म आती है वो है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आजकल सब लोग पेटीएम, फ़ोनपे यूज़ करते हैं, और भी अनदर जो मोबाइल जनरेटेड इमेजेस होती है या इन्फॉर्मेशन के लिए हम QR कोड स्कैन करते हैं। नॉट ओनली फॉर पेमेंट्स, आजकल इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं के अकॉर्डिंगली दी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ों के लिए ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन QR कोड रिलेटेड। QR कोड आप लोग ने देखा होगा, ऐसे एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स बने होते हैं, ठीक है, और ऐसे 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 करके कुछ आपने देखा होगा प्रिपेयर हो रखा होता है। ईच एंड एवरी शॉप्स पे आजकल आपको पेटीएम का ऐसे स्कैनर रखा हुआ दिख जाएगा, दैट स्कैनर इज नोन एज QR कोड। उसी पे ही क्वेश्चन आ रहा है उठकर। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न आर अरेंज एट डैश कॉर्नर्स ऑफ QR कोड। QR कोड के कितने कॉर्नर्स पर पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न सेटल डाउन किया जाता है? वो जो हम स्कैन करते हैं उससे उसकी जो पोजीशन डिटेक्ट हो रही है वो थ्रू उसके कॉर्नर्स की वजह से होती है। तो वो कौन से कॉर्नर्स में दिए जाते हैं या कितनी जगह कितने कॉर्नर्स में दिए जाते हैं? ऑप्शन में है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। वो दूसरे पेज पर चला गया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 4, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया, दैट इज द पोजीशन डिटेक्शन कॉर्नर्स। आप लोग प्रॉपर गूगल पे QR कोड डालोगे तो उसकी इमेज चेक करोगे तब भी आपको ये 3 अलग से शो हो जाएंगे, 4 कॉर्नर यहाँ पे नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है कि चारों जगह होते हैं, बट नो, ये सिर्फ यहाँ 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 3 जगह ही होते हैं। सो योर आंसर इज 3, करेक्ट आंसर इज 3 कॉर्नर पे इसकी पोजीशन डिटेक्टर पैटर्न डिसाइड किया जाता है या लगाए जाते हैं ये। ओके, दैट्स द मतलब बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन था। अगर आपने ध्यान से स्कैनर को देखा होगा तो उन बच्चों को पता होगा इसका आंसर कि हाँ ये इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका फोर्सा पे। फोर्सा क्या है, एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फोर्सा एक फोरम है दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स पे बना एक फोरम, ठीक है, जिसको हम लाइब्रेरी कंसोर्सिया के नाम से भी जानते हैं। किस फील्ड के लिए, वो तो मैंने लिख ही दिया है, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो कि रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जितनी नॉलेज है ऑप्शन में उससे रिलेटेड भी कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा। तो ऑप्शन में सबसे पहला दे रखा है कंसोर्शियम, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पोर्टल, ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज, फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये इन चारों में से क्या है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का फेडरेशन नहीं है ये, दैट इज नॉट अ एसोसिएशन। ऑटोमेटिक एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज नहीं है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स पोर्टल भी नहीं है, इट्स अ कंसोर्शियम, इट्स अ लाइब्रेरी कंसोर्सिया जो कि पर्टिकुलर किस फील्ड के अंदर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोफिजिक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा कंसोर्शियम, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हेलीनेट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, सेरा के ऊपर पूछा जा सकता है। ये सारे ही आपके नेशनल या इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्सिया नेटवर्क है। लाइब्रेरी नेटवर्क और कंसोर्सिया में बहुत ही डिफरेंट है दोनों ही। निकनेट आपका लाइब्रेरी नेटवर्क है और फोर्सा आपका लाइब्रेरी कंसोर्सिया है, बोथ आर डिफरेंट। दैट इज योर रिसोर्स शेयरिंग ग्रुप और रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फील्ड की आपको इसी सब्जेक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करना है। दोनों बहुत डिफरेंट है, नेटवर्क और कंसोर्सिया बोथ आर डिफरेंट।
और एसोसिएशन अलग हैं, ठीक है। ILA, आइजलिक, आइटलिस, ALA, सिलिप, ये आपके लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं नेशनल और इंटरनेशनली, जो आप यूनिट 2 में देखते होंगे। यूनिट 4 के पार्ट्स के अंदर 8 और 9 टॉपिक के अंदर जो आपको दिए गए हैं, दैट इज़ योर नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क। फॉर एग्जांपल डेसीडॉग, फॉर एग्जांपल आपका एरिक, जेनेट, मेडलार्स, इनीज, एग्रीज, ये सारे आपके इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क है। लाइब्रेरी नेटवर्क निकनेट हो गया, निस्केयर हो गया, डेलनेट हो गया, दैट इज़ योर लाइब्रेरी नेटवर्क्स। कंसोर्शियम में आपके सैरा हो गया, कर्ल हो गया, सैनलिक हो गया, हेलीनेट हो गया, दैट इज़ योर लाइब्रेरी कंसोर्शियम, जो कि नेशनल और इंटरनेशनली लेवल पे चलाए जाते हैं। तो इनका हमें जो पर्टिकुलर कि ये नेटवर्क है, एसोसिएशन है, ओपन सोर्स है, क्या है, हमें या आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और ये कौन सी श्रेणी या कौन सी फील्ड के अंदर आएगा, तभी आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहा है सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज आर द पार्ट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन सेक्रेटरीट लाइब्रेरी यानी सचिवालय आपने सुने होंगे, हर जगह होते हैं, दिल्ली में भी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, एक पूरा मेट्रो स्टेशन है उसके नाम का, ठीक है। दैट इज द प्लेस केंद्रीय सचिवालय होता है या दिल्ली सचिवालय है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, जो सरकारी कर्मचारीज होते हैं या फिर और भी डिफ्रेंशिएट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज होती हैं। तो आपको पता चल गया कि सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज कौन सी होती है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट या सचिवालय पुस्तकालयों के नाम से भी जाना जाता है। सचिवालय में आम इंसान जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो पब्लिक लाइब्रेरी की श्रेणी में नहीं आता, तो दैट इज़ नॉट अ पब्लिक लाइब्रेरी कि कोई भी आम इंसान विजिटर या कोई भी मेंबर जा सके उसके अंदर। दैट इज़ पर्टिकुलर कि वो इतने मेंबर्स को या अपने मेंबर्स को ही एंट्री देंगे, क्योंकि वो सचिव या फिर रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सेक्रेटरीज के लिए बनाई गई है। कॉर्पोरेट ऑफिस यानी प्राइवेटाइज भी नहीं है ये। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस CEO रिलेटेड पर्सनल ऑफिस भी नहीं है कोई। दैट इज गवर्नमेंट सेक्रेटरीज की लाइब्रेरी, वो इसका पार्ट है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि सरकार से रिलेटेड जो लाइब्रेरी है, दैट इज योर सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, सचिवालय पुस्तकालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को फंडा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत किसने दिए थे, दैट इज गिवन बाय हेनरी फेयोल, ठीक है। नॉट इन लाइब्रेरी साइंस आप इसमें पढ़ोगे, बाकी जिसने जो कॉमर्स फील्ड के हैं, ठीक है, या बीकॉम फील्ड के हैं, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने भी ये पढ़ा होगा मैनेजमेंट के अंदर या बिजनेस के अंदर, ये टर्म्स हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत सारे हैं, प्रॉपरली अरेंज किए गए थे, दिए गए थे हेनरी फेयोल से, जो कि पार्ट थे क्लासिकल स्कूल का। अगर हम इनके स्कूल एरा की बात करें, स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, और क्लासिकल स्कूल जो पार्ट था, दैट इज योर साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये पार्ट था। तो इसलिए इनके जो टर्म थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसी के बीच में साइंटिफिक मैनेजमेंट भी डाला गया। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा कुछ अलग नहीं पूछ रहे, इन्होंने हेनरी फेयोल के ही प्रिंसिपल्स पूछे हैं आपसे, कभी घबराने वाली चीज़ नहीं है। साइंटिफिक क्योंकि वो उसी स्कूल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जस्ट उसको डिनोट किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेम, डिवीजन ऑफ वर्क एंड आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज इन थर्ड पोजीशन, फिर कमांड, डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ऑर्डर, इक्वालिटी, इनिशिएटिव, रेन्यूमरेशन, स्केलर चेन, और भी जो बाकी बचे हुए हैं सारे 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हेनरी फेयोल ने। अब ये हमें ऑप्शन में देके कह रहे हैं कि इनमें से
हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को आप ढूंढो और आंसर दे दो। अब हम इसको ढूंढते हैं। जॉब एनालिसिस उसका पार्ट नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर टाइप है, एक पार्ट है, एक वर्क है। यूनिटी ऑफ कमांड, यस इट्स अ पार्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल में से ये आता है। इवन आपके 4th नंबर पे यही आता है, यूनिटी ऑफ कमांड। डिवीजन ऑफ लेबर आता है या नहीं, यस, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क आता है, चाहे डिवीजन ऑफ वर्क करो चाहे डिवीजन ऑफ लेबर करो, बात एक है। तो यहाँ पर ये भी आता है, यानी आपका बी और सी तो आ ही रहा है। आगे अगर हम बढ़े इसके दूसरे के अंदर जो बचे हैं, ठीक है, बी और सी आपका हो चुका था, तो हम अपने आंसर को यहाँ पर डेवलप कर देते हैं, जिसमें से हमने चूज करे थे पिछले उसमें बी और सी। अब हमें आगे देखना है कि हमारे ऑप्शन में डी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यस इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। एंड द लास्ट वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट, नो इट्स नॉट एन पार्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट आ रहा है, हमारा एक फॉर्मेट बन रहा है क्वेश्चन के आंसर का, दैट इज BCD। BCD आपको कहाँ दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी आज का क्वेश्चन सेशन की वीडियो, ठीक है। इसके अंदर हमने दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तीसरी सीरीज आई है। बाकी 2 वीडियोस में भी हमने उनके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको हेल्प मिलती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता वही क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कि अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। इसके लिए हमारा यही मोटिव था कि हम ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पहले तक दें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, रिलैक्स रहिएगा, आराम से पेपर कीजिएगा। जिनका एक बार अटैम्प्ट दे चुके हैं या दोबारा अटैम्प्ट दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम, तो उनको भी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। और रिलैक्स होके आप जो भी आपने तैयारी की है वो अच्छी है, उसी अकॉर्डिंगली अपने पेपर को दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।